साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ, एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है देई आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग जो है 70 प्रश्नों को और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो असत्य है? तो देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है, जबकि राष्ट्रपति को जो है 123 के तहत दी गई है। दूसरा, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह है, 6 वीक की बात की गई है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे सही असत्य कौन सा है? दूसरा कथन असत्य है, तो केवल दो, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस एक के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की जो तीसरी अनुसूची है जिसमें शपथ के बारे में है, में दिया गया है? तो किसके बारे में दिया गया? देखिए, राष्ट्रपति के लिए आपका अलग से है, राष्ट्रपति के बारे में जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो है वो अनुच्छेद 69 में दिया गया है। और आपका संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य, इसके बारे में जो शपथ है वो आपका तीसरी अनुसूची में है, जबकि राज्यपाल के बारे में जो है वो किस में है? अनुच्छेद 159 में है। तो यहां पर तीसरी अनुसूची में किसके बारे में है? संसद के सदस्यों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो देखिए कौन सा निहित है इसमें, मतलब शामिल है। पहला, वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता, ये आपका जो है ये किस में है? ये अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार में है। अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 22, ये भी मौलिक अधिकारों में है। बलात्श्रम का निषेध, ये अनुच्छेद 23, ये तीन के तीनों जो है किस में है? ये मूल अधिकारों में है। जबकि जो चौथा डी ऑप्शन है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, जो कि आर्टिकल 47 के तहत है, ये नीति तत्वों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है संविधान के भाग और उससे संबंधित विषय के संबंध में? देखिए, संविधान का भाग 9 9 खा, ये नगर पालिकाओं से संबंधित नहीं है। नगर पालिकाओं से संबंधित क्या है? भाग 9 का जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, क्योंकि 9 खा जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन है जो है ये गलत है। भाग आपका भाग 17 जो है ये राजभाषा से, भाग 17 जो है ये राजभाषा, भाग 15 निर्वाचन, भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सहकारी बैंक से उपभोक्ता सीधे नहीं जुड़े होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सहकारी बैंक से उपभोक्ता जो है वो सीधे नहीं जुड़े होते हैं? तो इन चारों इनमें से देखिए आपका जो राज्य सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक, इससे सीधे जो उपभोक्ता नहीं जुड़े होते हैं। देखिए, भारत में सहकारी बैंक के 3 स्तर हैं, ठीक है। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक है, उससे नीचे जो है जिला स्तर पर केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक है, फिर आपका स्थानीय या ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां हैं। तो देखिए, राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि शेष जो दो हैं, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समितियां, ये सीधे कस्टमर से या कंज्यूमर से जुड़ी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियां हैं, समिति और समितियां आयोग हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, जो खुसरो समिति है इसका संबंध किससे है? खुसरो समिति का जो संबंध है ये कृषि शाख से संबंधित, किससे है? कृषि शाख, तो 3 से मिला दीजिए। गोस्वामी समिति, ये औद्योगिक रूढ़ता से संबंधित है। इंडस्ट्रियल शिकनेस से संबंधित है, अर्थात 4 से मिला दीजिए। जानकी राम समिति, जानकी राम समिति जो है प्रतिभूति घोटाला सिक्योरिटीज स्कैम से है, तो 1 से मिलाइए। नरसिम्हन समिति जो है ये वित्तीय सुधार फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, खुसरो समिति जो है कृषि शाख से है, कृषि शाख अर्थात एग्रीकल्चर क्रेडिट। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रूढ़ता इंडस्ट्रियल सिकनेस। जानकी राम समिति प्रतिभूति घोटाला से है और नरसिम्हम समिति जो है वित्तीय सुधार से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? 7 नंबर क्वेश्चन में दो कथन यहां पर दिए गए हैं। पहला, छठी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके अनवरत योजना लागू की गई थी। नहीं, ये कथन गलत। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले 1978 में समाप्त करके जो है एक नई योजना, रोलिंग प्लान या जिसे अनवरत योजना कहते हैं, ये लागू की गई थी। तो पहला गलत है। दूसरा, अनवरत योजना की अवधारणा गुनार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है।
गुनार मिर्डल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो कौन सही है? बी ऑप्शन, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रह सकती है? किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रह सकती है? तो देखिए, इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, घर्षण जनित बेरोजगारी, ये आपकी रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। देखिए, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में आने के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के बाद रोजगार की तलाश कर रहा है, तो तलाश की इस अवधि में वह अस्थायी बेरोजगार हो सकता है। ऐसी अस्थायी स्वभाव की बेरोजगारी को हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्ति घटती है तथा मांग स्थिर रहती है, जो डिमांड है, पूर्ति मतलब सप्लाई जो है वो घट जाती है, परंतु डिमांड जो है वो सेम बनी रहती है, तो कीमत क्या हो जाएगी? तो कीमत जो है वो आपकी बढ़ेगी। जब सप्लाई क्या हो रही है? कम हो गई है, परंतु डिमांड वैसी है, तो जाहिर सी बात है इसकी कीमतें क्या होंगी? बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार जो है अंतिम स्थान पर है? तो आप यहां पर देखें चारों को। इसमें सबसे पहले कौन सी घटना होती है? इसमें सबसे पहले आपकी वुड का घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र जो शिक्षा संबंधित है, ये 1854 में। ठीक। फिर आपका हंटर आयोग आता है, हंटर आयोग 1882 में। फिर इसके बाद आपका सैडलर आयोग आता है, सैडलर आयोग जो है आपका 1917 में आता है। और सार्जेंट योजना जो है 1944 में आती है। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सार्जेंट योजना, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है CO 1148, एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये किसकी महत्वपूर्ण प्रजाति है? तो यह गन्ने की महत्वपूर्ण प्रजाति है। यह प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण, 30% स्थान जो है वो आरक्षित किए गए? ये किया गया आपका 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है कौन सत्य है। पहला, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्य शैली का विकास होता है। ये कथन सही है। इसके अंतर्गत जो है दो प्रकार के स्मारक बने थे, मंडप तथा एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता था। तो देखिए, इनके समय में बने एकाश्मक मंदिरों को रथ कहा जाता था। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। सी ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक अर्थात तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो तीसरी पीढ़ी जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या लगाया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। आगे बढ़ते हैं। इसे हिंदी में समेकित परिपथ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? तो देखिए, नन्नयन, टिक्कन, एरन, नन्नय, टिक्कन तथा एररन तेलुगु साहित्य में कवित्रय मतलब तीन लोगों का कवित्रय के रूप में विख्यात है। 11वीं शताब्दी में महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नन ने प्रारंभ किया, जिसे क्रमशः टिक्कन तथा एररन द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी में पूरा किया गया। तो इससे कंबन जो है संबंधित नहीं है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पॉलीमर और उसके उपयोग के संदर्भ में? तो देखिए, टेरिलिन का इस्तेमाल वस्त्र उद्योग में होता है, सही है। पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल जो है टेलीविजन कैबिनेट में होता है। टेफ्लाइन का इस्तेमाल जो होता है, टेफ्लाइन, ये नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में। पॉलीप्रोपाइलीन का प्रयोग जो है केबल उद्योग में नहीं होता है, ये ट्यूब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है, ना कि केबल उद्योग में। तो डी वाला सही नहीं है। देखिए, टेरिलिन का इस्तेमाल वस्त्र उद्योग में, पॉलीस्टाइरीन का टेलीविजन कैबिनेट बनाने में जो उसका ढांचा होता है, टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में, पॉलीप्रोपाइलीन ये आपका पाइप बनाने में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कूट की सहायता से व्यवस्थित करें। तो यहां पर देखिए, इसमें सही क्रम क्या होगा? वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, इसमें सबसे पहले आप क्या आती हैं? वैदिक संहिताएं आती हैं। 3 मिलाइए। वैदिक संहिताएं,
फिर आपका ब्राह्मण है, फिर इसके बाद आपका आरण्यक आता है और सबसे लास्ट में उपनिषद आता है। ठीक है, तो 3 1 2 4 सी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। वैदिक साहित्य के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और सबसे लास्ट में आपका उपनिषद आएगा। सबसे पहले वैदिक संहिताएं और सबसे लास्ट में उपनिषद। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं फसल और उसकी किस्म के संबंध में, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, इनमें से चने की किस्म कौन सी है? सम्राट, सम्राट जो है चने की किस्म है, 2 से मिलाइए। मटर की कौन सी है? अपर्णा, अपर्णा मटर है। मसूर कौन सी है? पूषा वैभव मसूर है, 4 से मिलाइए। उर्द कौन सा है? वरदान उर्द है, उर्द की दाल आती है ना वो, 3 से मिला दीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, चना सम्राट चना है, मटर अपर्णा है, मसूर पूषा वैभव है और उर्द जो है वरदान है। तो 2 1 4 3 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यहाँ पे 2 कथन है। पहला, 11 जुलाई 2011 को इस नीति का अनावरण किया गया। यहाँ पे ये कथन गलत है। 2021 को, 11 जुलाई 2021 को इस नीति का अनावरण किया गया है। ठीक है, इस नीति के तहत राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2035 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। नहीं, 2.1 जो है 2026 तक 2.1 और 2030 तक जो है 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, दो के दोनों कथन गलत है, क्योंकि 11 जुलाई नहीं बल्कि यहाँ पे 2021 होना चाहिए। 2021 कर दें तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन, यदि इसको मानते हैं सही तो दो के दोनों कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। तिब्बत से निकलती है, भारत से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, परंतु भूटान में इसका प्रवाह क्षेत्र नहीं है। तो सी ऑप्शन, तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को ही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखें यहां पर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला सोनभद्र नहीं है बल्कि ललितपुर है। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है आपका? ललितपुर है। ठीक है, ललितपुर है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। बदायूं जो है वो 9 जिलों को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं, चलाश नामक घास जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो भूभाग है वहां पर यह पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित है। यह क्षेत्र जो है दक्कन के पठार का ही प्रसार है, दक्कन के पठार का। और बुंदेलखंड में चलाश नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो देखिए, गाजीपुर, कन्नौज, मिर्जापुर ये सभी गंगा किनारे हैं, परंतु कौशाम्बी जो है ये यमुना नदी के किनारे, ना कि गंगा के। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है असत्य कथन है? 2 कथन आपके पास दिए गए, 2 कथन है। पहला, गोखर पहाड़ महोबा बौद्ध धर्म से संबंधित है। गोखर पहाड़ जो है ये बौद्ध नहीं, ये जैन धर्म से संबंधित। देखिए, गोखर महोबा का गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनाई गई, इसी वजह से यह विख्यात है। इसका संबंध जैन धर्म से, ना कि बौद्ध धर्म से। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, श्रावस्ती के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। यह कथन आपका सही है। देखिए, श्रावस्ती जो 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ तथा मध्यपथ के केंद्र में स्थित है। तो यहां पर पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है। तो पूछा कौन सा असत्य है? पहला वाला असत्य है, तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आप यहां पर देखें, सबसे उत्तर से दक्षिण चलेंगे। सबसे उत्तर में कौन सा है? लद्दाख है, 4 से 4 लिखिए। ठीक है, सबसे उत्तर में लद्दाख है, फिर जाश्कर है, फिर इसके बाद पीर पंजाल है, फिर सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में कौन सा है? धौलाधार है। सबसे उत्तर में लद्दाख,
फिर उसके दक्षिण में जास्कर, फिर उसके दक्षिण में पीर पंजाल और उसके दक्षिण में धौलाधार है। तो 4231 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम बाटुलिनम जो है ये सूक्ष्म जीवधारी है जो भोजन के विषाक्त होने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये जो आपका एस्परजिलस है ये सिट्रिक अम्ल बनाने में इस्तेमाल होता है, होने वाला जीवधारी है, मतलब सूक्ष्म जीवधारी है। लैक्टोबैसिलस ये दही बनाने में इस्तेमाल होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इस्तेमाल होने वाला सूक्ष्म जीवधारी है। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, मेला और स्थान, इन्हें हमें सुमेलित करना है। परिक्रमा मेला कहाँ का है? ये अयोध्या का है। परिक्रमा मेला अयोध्या का, 4 से मिलाइए। रामायण मेला चित्रकूट का है, 2 से मिलाइए। कैलाश मेला आगरा का है। और शोरो मेला काशगंज का है, शोरो मेला काशगंज का। तो परिक्रमा आगरा का है, रामायण जो है चित्रकूट का है, कैलाश आगरा का है, शोरो आपका काशगंज। तो 4231 बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है? तो इन चारों में से देखिए कौन सी है। देखिए गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में है। देखिए गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप और जवाहर सागर जो है ये राजस्थान में। ये तीन के तीनों जो है चंबल नदी पर है, ऊपर के तीन चंबल नदी पर। जबकि इंदिरा सागर जो है ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या के मामले में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे उड़ीसा है, सॉरी दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो जनजातियां 2011 की जनगणना के अनुसार। और भील जनजाति जो है वो भारत का बृहत्तम सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, भील जनजाति। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए पहला, यह आरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है मालवा का पठार, यह कथन आपका सही है। देखिए मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित एक त्रिभुजाकार उच्च भूमि क्षेत्र है, ये सही है पहला। दूसरा, नर्मदा नदी इसके उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, नहीं ये कथन गलत है। नर्मदा नदी इसके दक्षिण में स्थित है, तो इसके दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नर्मदा, ये मालवा पठार के बारे में बात करें तो यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड है। इसकी ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर, किस तरफ है? उत्तर पूर्व की ओर है। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें असत्य कथन कौन से हैं। पहला, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था, ये सही है, ठीक है। दूसरा, अमोघवर्ष जैन मतानुयायी होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था, ये कथन भी सही है, क्योंकि एक जगह पे इसके अपनी उंगली चढ़ाने का, काट के चढ़ाने का जो है वह मिलता है, किसने अपनी उंगली काट के चढ़ा दी थी। तो इसलिए इससे समझ में आता है कि ये जो है आपका हिंदू देवी देवताओं को भी सम्मान करता था और ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। तो इस प्रकार से 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिए इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका की रचना भी की थी। अगला है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चोलकालीन कर जो टैक्सेस थे और संबंधित क्षेत्र। तो देखिए आपका आयम जो है कर राजस्व से संबंधित था। मरमज्जादी उपयोगी वृक्ष कर, कटमय सुपारी के बागान पर लगने वाला कर, मनैयर मनैयरे मनैयरे ये जो है ये आपका गृहकर था। क्या था? गृहकर था, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगने वाला कर नहीं था, ठीक है। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगने वाला कर जो था वो कढ़ैयर था, कढ़ैरे, ठीक है, कढ़ैरे। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कल्हड़ कित राजतरंगड़ी कितने सर्गों में विभक्त है तथा किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो है आपका 8 सर्गों में विभक्त है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कल्हड़ जो है लोहार वंश के शासक हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष जो है ये आपके श्रीनगर या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के शासक थे, लोहार वंश वहीं पे था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है।
कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की जिससे कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। इसमें 8 सर्ग हैं जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नील नदी भूमध्य सागर में गिरते हुए किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरते हुए किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये जो है आपका त्रिभुजाकार डेल्टा का, किस प्रकार का? त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये मिस्र के काहिरा के पास नील नदी कई जलधाराओं में बढ़कर त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती हुई अपना जल भूमध्य सागर में मिलाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या है? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट। कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट है। देखिए, क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्षारीय मृदाओं में सोडियम की मात्रा अधिक होती है तो उसको सुधारने के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का प्रयोग करते हैं। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो किसका संबंध है? छठी अनुसूची का संबंध है। छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना की गई है। इसमें 24 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से तथा 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत व लद्दाख की नदियां किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो ये जो है अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल रूप में जो है इस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं जो तिब्बत व लद्दाख की नदियां हैं। देखिए, अभिकेंद्रीय में अपवाह प्रतिरूप होता क्या है? जब नदियां चारों ओर के ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य को नीची भूमि झील या आंतरिक सागर में पहुंचती हैं तो इसे अभिकेंद्रीय या केंद्रोन्मुखी अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। मतलब हर तरफ से ऊंचाई से निकलते हुए कहीं पे नीचे वाले एरिया में वहां पे जाकर के मध्य में मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी प्रदेशों की लवड़ी व क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है इरिडोशॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिडोशॉल कहते हैं। रेगिस्तानी प्रदेशों की लवड़ी व क्षारीय मृदा को इरिडोशॉल कहते हैं। इस मिट्टी में सतह के निकट सोडियम तथा कैल्शियम की परत मिलती है तथा ह्यूमस व जल का अभाव रहता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण लोकतंत्र सूचकांक या इंग्लिश में कहें तो इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स किस देश की संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड एक्सेस इनिशिएटिव द्वारा जारी किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक और सूचकांक होता है पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक। उसको कौन जारी करता है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। फूमडिश शब्द का सही आशय क्या है? फूमडिश जो है यह लोकटक झील के भीतर पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप है। देखिए, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में पाई जाने वाली एक मीठे जल की झील है। यहाँ केबुल लामजाओ नामक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क अवस्थित है। यह उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। जो आपकी लोकटक झील है यह उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील की सबसे विशिष्ट पहचान है इसके भीतर पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप। इन द्वीपों को स्थानीय भाषा में फूम डिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फूम डिश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो देखिए, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन हो गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय हो गया, इसका जो आपका कह सकते हैं मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। परंतु इंटरपोल जो है, जिसे विश्व पुलिस भी कहते हैं, विश्व की पुलिस कहते हैं, इंटरपोल का कहाँ पे है? इंटरपोल का आपका पेरिस के लियोन में है। आगे बढ़ते हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। वह प्रभावित था किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, देखिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। इसने श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और इसका सदस्य बना था और इसके लिए एक पेड़ भी लगाया था। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, स्थान और खनिज, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, मलाज खंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मलाज खंड मध्य प्रदेश में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। 1 से मिलाइए। बादाम पहाड़ कहाँ पे? उड़ीसा में है और यह जो है लौह अयस्क के लिए। 2 से मिलाइए। कोडरमा झारखंड में है, अभ्रक के लिए। मंगमपेट आंध्र प्रदेश में बायराइट्स के लिए।
4 से मिला लीजिए, 1 2 3 4 ए ऑप्शन। देखिए ध्यान रखिएगा, मलाजखंड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तांबा के लिए। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, लौह के लिए। कोडरमा झारखंड में है, अभ्रक के लिए। मंगमपेट आपका आंध्र प्रदेश में, बायराइट्स के लिए, बाइटा राइट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नदी और उसके उद्गम स्थल के संबंध में। देखिए पेरियार जो है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, पेरियार अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। स्वर्ण रेखा जो है ये आपका नंदी दुर्ग पहाड़ी से नहीं निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जो है छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा झारखंड के रांची एवं सिंहभूम जिले से बहती हुई या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है आपका बैतरणी नदी, बैतरणी नदी जो है ये उड़ीसा की है, ये क्योझर पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। बैगाई, बैगाई जो है ये तमिलनाडु के मदुरई जिले में, मदुरई जिले के वर्षानद, वर्षानद पहाड़ी से निकलती तथा पाक की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जबकि जो पेरियार है, पेरियार ये अन्नामलाई पहाड़ी केरल की है, कि पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकल करके अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखिएगा, पेरियार जो है ये अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में अवस्थित है। तो यह है डेक्कन, डेक्कन दर्रा, डेक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। जबकि 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दो सूचियां हैं, द्वीप और सीमांत सागर, इसको हमें सुमेलित करना है। तो यहां पे चलिए आपका मडीरा, मडीरा जो द्वीप है इसके बारे में बात करें। मडीरा द्वीप कैरेबियन सागर, मडीरा द्वीप जो है कैरेबियन सागर, 2 से मिलाइए। सेंट हेलेना बाल्टिक सागर। जावा, जावा जो है जावा द्वीप सुलू सागर, 4 से। जंजीबार, जंजीबार अरब सागर, तो 3 से। तो 2 1 4 3 फिर से देख लीजिए, मंडीरा कैरेबियन सागर, सेंट हेलेना बाल्टिक सागर, जावा सुलू सागर, जंजीबार अरब सागर। कथन कांड का प्रश्न है, कथन कांड का प्रश्न है। देखिए अभिकथन दिया गया है, जहां तापक्रम ऊंचा रहता है एवं वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पर लवणता अधिक होती। सही है, कारण कारण क्योंकि भूमध्य रेखीय भागों में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये आपका सही है। तो यहां पर कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहां पर है। मॉलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्लाइमेक्स खान कहां पर स्थित है। तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो यह है आपका, देखिए एलुब्रस है, एलुब्रस। देखिए काकेकस पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है एलुब्रस है, जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन है आपका। ठीक है, काला सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के मध्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। दो कथन यहां पर दिए गए हैं। देखिए पहला, माउंट एटलस एक ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट एटलस नहीं। माउंट एटलस अफ्रीका का एक अल्पाइन मोड़दार अर्थात वलित फोल्ड माउंटेन है। तो ये कथन आपका गलत है पहला। दूसरा, इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक है, ये कथन सही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, टाउब काल है, टाउब काल है। तो यहां पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो आपका सही कौन सा नहीं है, पहला वाला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यहां पे 3 कथन दिए गए हैं, सही है। देखिए सही वाला कथन बताना है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया, लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाती है, नहीं। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, दक्षिण अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे की, तो पहला गलत है। दूसरा, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, यह कथन आपका सही है। यह ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। यह अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती, हिंद महासागर में गिरती है, इसलिए केवल दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप यहां पर देखें, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पे है, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है।
इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है? ये बागपत में नहीं है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। कहाँ पे है? हापुड़ में, बागपत में नहीं। तो सी वाला सही नहीं है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई, झील या ताल, और किस जिले में है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए आपका मोराय ताल, मोराय ताल कहाँ पे है? फतेहपुर, मोराय ताल फतेहपुर 3 से। देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज 1 से मिलाइए। बेती ताल कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, बेती ताल प्रतापगढ़ में है 4 से। करेला झील कहाँ पे है? फतेहपुर में, करेला झील, सॉरी करेला झील जो है आपका कहाँ पे? लखनऊ में है, लखनऊ 2 से मिलाइए। मोराया ताल फतेहपुर में है, देवरिया ताल कन्नौज में है, बेती ताल प्रतापगढ़ में, करेला झील लखनऊ। तो आपका 3142 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये कितनी है? ये 12 है। ठीक है, ये आपके 12। देखिए उत्तर प्रदेश में 10 लाख है उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या वो 12 है। यदि क्या कहेगा, उत्तर प्रदेश में 10 लाख है उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की बात करेगा, ठीक है, वैधानिक नगरों की, तो 7 है। जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की यदि बात करेगा तो जिलों की कितनी है? 12 है। उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो यह गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा, देखिए सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कितनी होती है? 70.8% होती है। इसके बाद नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूभाग है 17.2%। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत गोंडा, बहराइच, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर है, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ इत्यादि जिले शामिल हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र जो है वो गैस आधारित है? तो देखिए इसमें से दादरी जो है, दादरी, ये जो है आपका गैस आधारित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कौन से हैं? सिंगरौली सोनभद्र में, रिहंद सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, टांडा अंबेडकर नगर में, टांडा आपका अंबेडकर नगर में है, सिंगरौली आपका सोनभद्र में है, ऊंचाहार आपका रायबरेली में है, तथा औरैया। इनमें से औरैया औरैया और दादरी औरैया और दादरी जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, ये जो है गैस आधारित है। जबकि अन्य जो है आपके वो क्या है? कोयला आधारित है। तो ध्यान रखिए दादरी और आपका औरैया जो है ये गैस आधारित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2023 तक, वर्ष 2023 तक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है तथा सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक है? तो यह है आपका रेडॉन। कौन सी है? रेडॉन। रेडॉन एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ठीक है, इनर्ट गैस है। यह गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण रेडॉन गैस है, प्रदूषक जो है। इससे फेफड़ों का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। अगला है, अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है? तो इसके लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 में लागू हुआ। देखिए सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को इस प्रोटोकॉल पर सहमत बनी और 1 जनवरी 1989 में इसे लागू किया गया। यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? देखिए फिर से पढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। तो कौन सा है? मिजोरम। देखिए सर्वाधिक साक्षरता में केरल नंबर 1 पे है और मिजोरम दूसरे नंबर पे है। सर्वाधिक नगरीकरण में गोवा नंबर 1 पे है, मिजोरम दूसरे पे है। तो मिजोरम क्या है? आपका साक्षरता दर और नगरीकरण दोनों में दूसरे स्थान पे है। तो डी ऑप्शन। ला लीना एक प्रतिसागरी धारा है जो उत्पन्न होती है। ला लीना कहां पर? ये जो है आपका, ये
दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखिए, ला लीना एक प्रतिसागरी धारा है, यह पेरू के तट से चलने वाली शीतल जल धारा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा जनित अति सूखे की स्थिति को ला नीना बदल देती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? तो आप इसमें से देखिए, इन चारों में से चुटक जल विद्युत परियोजना, चुटक जल विद्युत परियोजना जो है ये शुरू नदी पर है, शुरू, शुरू, ठीक है। जबकि पाकल डूल, शलाल, बगलिहार ये सभी के सभी किस पे हैं? ये चिनाब नदी पर है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या एक दिन में 20 हो सकती है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर संबंधित क्षेत्र के मंत्री को सदन में मौखिक रूप से देना होता है, जबकि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र अबाध विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण और स्थानीय जनता के हितों के संरक्षण के आधार पर इसे इसे क्या कर सकते हैं? सीमित किया जा सकता है। और इसका अधिकार किसमें है? 19 घा में, 19 घा में, ठीक है। नहीं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है जिला और मंडल के संबंध में? देखिए, चंदौली जो है ये आपका वाराणसी मंडल में आता है। चलो, चंदौली जिला वाराणसी मंडल में आता है। हापुड़ मेरठ मंडल में, शामली अलीगढ़ मंडल में नहीं आता। शामली जिला जो है ये आपका सहारनपुर मंडल में आता है, ना कि अलीगढ़ मंडल में। बदायूं बरेली मंडल में। अगला है शून्य बजट प्रणाली। शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यूएसए द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रयोग किया गया था। इस प्रकार की बजट प्रणाली में गत वर्ष के व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता, पिछले वर्ष के व्यय का कोई उल्लेख नहीं होता। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली केवल एक बार वर्ष 1985 में प्रचलन में लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? योजना और उसके उद्देश्य या विशिष्टता। देखिए, प्रधानमंत्री वाणी योजना, यह सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता के लिए है। निर्विक योजना, निर्विक निर्यातकों की ऋण उपलब्धता बढ़ाना। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन योजना देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, असंगठित क्षेत्र के विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना नहीं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से संबंधित है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत कौन नहीं करता है? देखिए, उष्मा, भारी धातु लवण, एक्स किरणें ये सभी विकृत करती हैं, परंतु अवरक्त किरणें जो हैं, अवरक्त किरणें ये विकृत नहीं करती हैं, अर्थात इंफ्रारेड, ठीक है। अवरक्त किरणों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।